आज के टाइम में कौन से सबसे फ्रीक्वेंट कॉमन केसेस आपको देखने को मिलते हैं ईएनटी में? तो दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से टिपिकली एलर्जिक राइनाइटिस। दिल्ली एनसीआर की हवा दिन पर दिन और जहरीली होती जा रही है। इसके लिए बेसिक लोग क्या कर सकते हैं? एक तो मास्क पहन सकते हैं बाहर जाते टाइम परहैप्स, और बेसिक एक क्या हम हाइजीन फॉलो कर सकते हैं? इसको ऐसा रिक्वायरमेंट लेके चलेंगे, अगर हम मास्क लगाएंगे तो आप ऑलमोस्ट 50% जो एलर्जेंस हैं उनसे आप बच जाते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके लिए आप प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, क्योर नहीं। एक एलर्जी की बात में एक चीज़ थी कि एक टेबलेट होती है लाइक एलेग्रा, तो वो आप क्या ऐसी जनरल ले सकते हो एलर्जी से बचने के लिए? ओवर द काउंटर जो भी दवाइयाँ मिलती हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीली उनको लेना चालू कर देंगे। मतलब माउथ कैंसर नहीं है, थ्रोट कैंसर है जो उतना दिख नहीं रहा है कहना चाहिए, तो कोई साइन भी होता है उसका कोई बॉडी में? सांस की नली में अगर कोई भी लेशन होएगा, इवन कैंसर भी है, तो पेशेंट बहुत जल्दी पहुंचा डॉक्टर के पास में, क्योंकि आवाज़ बैठ गई। गर्म पानी पीना चाहिए तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है, और ऐसा ही कुछ हम कर सकते हैं। ठीक है, मैं चालू करता हूँ गर्म पानी। तो हाँ। गर्म पानी एक मिथ है कि गर्म पानी पीने से गला ठीक हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू पीओवी अनपॉपुलर। आज का जो हमारा एपिसोड है बहुत हेल्थ स्पेशल होने वाला है, बिकॉज आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विवेक कुमार पाठक। ही इज़ MBBS MS in ENT specialization. He is also a consultant and surgeon at Kailash Hospital, Greater Noida. He is also a professor at Sharda University. So with so many feathers in his head, he will be joining us today to talk in depth about ENT, health and all the myths and realities surrounding this topic. So बहुत informative, बहुत knowledgeable podcast होने वाला है आज का। होप आप सब भी इससे बहुत सारी टिप्स लेने वाले हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अपनी ENT और ओरल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। सो जॉइन अस टुडे एंड एन्जॉय दिस एपिसोड। सो हेलो एंड वेलकम सर, बहुत बहुत स्वागत है आज आपका हमारे शो पे। बहुत अच्छा लग रहा है आज आपके साथ ये पॉडकास्ट शूट करते हुए। सो आई थिंक जो हमारा आज का टॉपिक है पॉडकास्ट का वो ENT यानी कि ईयर्स, नोज़ एंड थ्रोट के ऊपर रहेगा। जो लोगों की बहुत बेसिक बट बहुत ज़्यादा क्वेरीज होती हैं इससे रिलेटेड, उसके ऊपर रहेगा। तो आई एम श्योर बहुत इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाला है ये। तो सबसे पहले पॉडकास्ट शुरू करते हैं आपकी जर्नी के साथ कि आप इस फील्ड में बहुत टाइम से हैं, कितना टाइम आपको हो गया है, और आपने स्पेशली ENT ही स्पेशलाइजेशन क्यों चूज़ किया? कोई स्टोरी है या फिर ये एक रैंडम डिसीजन था? तो मैम स्टार्ट करते हैं कि जो जर्नी है टिपिकली वो स्टार्ट होती है एज MBBS। वो 4.5 साल का जानते हैं हम MBBS होता है। उसके बाद 1 साल की इंटर्नशिप होती है। आफ्टर दैट वी हैव टू, हमको MS करना होता है या MD करनी होती है। इसको बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिपेंड करता है, वो आजकल नीट UG या PG होता है। हमारे टाइम पे इंडिविजुअल एग्ज़ाम्स होते थे, स्टेट लेवल के और ऑल इंडिया लेवल के। सो वो डिपेंडिंग अप आपकी रैंक के हिसाब से आपको कॉलेज मिलता था, या आपकी चॉइस के हिसाब से आप अपना स्पेशलिटी चूज़ करते थे, या उसके बाद में सुपर स्पेशलिटी तक भी आप जाते थे। तो ENT क्यों चुना? तो इसके पीछे 2-3 चीज़ें हैं। नंबर 1, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर के अंदर में 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 इंद्रियाँ हैं हमारी। जैसे हमारी नाक है वो सूंघने के लिए है, स्मेल के लिए है। हमारी आंखें जो हैं वो विज़न के लिए हैं। कान जो है वो सुनने के लिए हैं। हमारा जो जीभ या टंग है वो टेस्ट सेंसेशन के लिए है। स्किन जो है वो टच के लिए है। तो ENT नाक कान गले में हमारे 3 सेंस ऑर्गन्स आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं। जैसे नाक सूंघने के लिए, और जीभ हमारा जो है टंग टेस्ट के लिए, और कान सुनने के लिए। तो मेरा इंटरेस्ट तो था ही खैर ENT की तरफ। और जैसे जैसे आप इस स्पेशलाइजेशन में जाते हैं, आपका उस विषय की तरफ खिंचाव हो जाता है, आप उसमें एकदम फोकस हो जाते हो। तो ऑब्वियसली बात है, फिर वो स्पेशलिटी मैटर नहीं करती है। वंस यू इन जिस भी स्पेशलिटी में आप होते हो उसमें आप इंजॉय करना चालू कर देते हो, उसी की तरफ आपका फोकस रहता है, उसी में आप स्पेशलिस्ट होते हो, उसी में फर्दर फिर फेलोशिप भी करते हो आप, है ना। तो इसीलिए ओके, ठीक है। सो आपको कितने साल हो गए इसमें? तो मैम पोस्ट PG 13 ईयर्स है ना। ओके, सो इसी से एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन 13 सालों में आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे, बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो इफ़ आई टॉक अबाउट आज के टाइम में कौन से सबसे फ्रीक्वेंट कॉमन केसेस आपको देखने को मिलते हैं ENT में? तो नाक कान गले के विषय में अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें या 15 साल पहले की बात करें और आज की बात करें, तो थोड़ा सा अंतर है।
केसेस जो आजकल देखने को मिल रहे हैं, ऑब्वियसली बात है, दिल्ली एनसीआर में पॉल्यूशन की वजह से टिपिकली एलर्जिक राइनाइटिस, इसके बहुत ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं। अब अगर मैं बोलूँ कि यार ऑलमोस्ट सेकंड या थर्ड इंडिविजुअल ही डेवलप सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक राइनाइटिस। ओके, तो इसमें क्या होता है एलर्जिक राइनाइटिस में? तो इस टर्म को आपको अलग अलग करके देखना पड़ेगा। एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक मीन्स एनीथिंग विच इज़ फॉरेन टू द बॉडी। कोई भी चीज़ बाहर से ना शरीर में जा रही है वो एलर्जिक एज एलर्जन काम करती है, एज अ फॉरेन बॉडी काम करती है। शरीर में नाक का काम क्या है? तो मैम अगर मैं पूछूं आपसे कि व्हाट इज़ द वर्क ऑफ नोज इनसाइड द बॉडी? स्मेल या ब्रेथ, एक्चुअली ब्रीदिंग। हाँ, तो स्मेल जो है वो न्यू फंक्शन है। हाँ। पर जो सबसे प्रिमिटिव फंक्शन है, सबसे कॉमन जो काम है, फिल्टर करती है एयर को। ओके। इट इज़ लाइक एन एयर कंडीशन। इसको फिल्टर करना है एयर को, उसका टेम्परेचर रेगुलेट करना है। तो लगातार नाक में एक्सपोजर होता रहता है एलर्जेंस का। हम 10 पार्टिकल अगर एटमॉस्फेयर में हमारे रहेंगे तो नाक जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल, ज़्यादातर बड़े पार्टिकल को फिल्टर कर देती है, छोटे पार्टिकल फिल्टर नहीं कर पाती। वो नाक की मिकोसा में इम्बाइब हो जाते हैं या वो लोअर एयर में जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ टिपिकल रिएक्शंस दिखाई देती हैं जिनको हम बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस। राइनाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द मिकोसा ऑफ द नोज। राइनाइटिस मीन्स दैट, एंड एलर्जिक मीन्स एनी एलर्जन। तो जो 4-5 मोस्ट कॉमन एलर्जन जो वातावरण में हमको दिखते हैं, सबसे कॉमन तो डस्ट पार्टिकल हैं, चाहे वो डीजल का कंबशन का पार्टिकल्स हों, कंस्ट्रक्शन जहाँ पे हो रहा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे दिखते नहीं हमको, लेकिन वो एटमॉस्फेयर में रहते हैं। उसके अलावा घर में जो डस्ट माइट होती है, जो हम कपड़े साफ़ करते हैं या ऊनी कपड़े होते हैं उनको हम झाड़ते हैं तो उनसे माइट निकलती है, उसको बोलते हैं डस्ट माइट। ठीक है। उसके अलावा जो घर में पालतू जानवर होते हैं जिनको पेट्स बोलते हैं हम, तो उनके जो बाल होते हैं उनको उसको एनिमल डेंडर बोलते हैं। ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एलर्जन है जो कि एटमॉस्फेयर में रहते ही हैं और वो रहेंगे भी। तो इनकी वजह से कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो कि शरीर में, उनको बोलते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स, इनके लक्षण, जिसमें लगातार छींकों का आना एक के बाद एक, है ना। इसको हम बोलते हैं पैरोक्सिस्म्स ऑफ स्नीजिंग। लगातार छींकों का आना, नाक में या गले में या पैलेट में खुजली होना, इचिंग होना, और आँखों के सामने, आँखों के चारों तरफ ब्लैक सर्कल्स हो जाना। कभी कभी आंखों से आंसू भी आते हैं। आंसू भी आ जाते हैं, लैक्रिमोशन जिसको हम बोलते हैं, वो भी होता है। या इन पेशेंट में बहुत ज़्यादा नाक को छूने की, रगड़ने की चेष्टा करते हैं, वो इरिटेशन होता है, इसकी वजह से ऊपर एक लाइन बन जाती है, इसको हम एलर्जिक सैल्यूट बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब आपने इस चीज़ की बात करी है और हमने पॉल्यूशन से भी कोरिलेट किया है, तो आई थिंक पॉल्यूशन तो बढ़ता ही जा रहा है विद ईच पासिंग ईयर। तो क्या ये भी बढ़ता जा रहा है, मतलब ये केसेस बढ़ते ही जा रहे होंगे? जी, ऑब्वियसली मैंने जैसे बताया कि ये केस इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिख रहे हैं हमको। और आपको टिपिकली ये करना है कि देखिए, कुछ चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ हम कंट्रोल कर सकते हैं उस चीज़ की तरफ हमको ध्यान देना होगा, मतलब इसमें। तो इसके लिए बेसिक लोग क्या कर सकते हैं? एक तो मास्क पहन सकते हैं बाहर जाते टाइम परहैप्स, और बेसिक एक क्या हम हाइजीन फॉलो कर सकते हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने चीज़ बताई, मास्क, है ना। क्योंकि मास्क का सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि उसका औचित्य क्या है, क्यों हम मास्क लगाते हैं। बहुत से पेशेंट आके पूछते हैं हमसे कि मास्क लगाने से घुटन हो जाती है, ये सांस नहीं आती। ऐसा नहीं है, शरीर में ना ऑक्सीजन जाएगी, ये तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है शरीर के लिए ऑक्सीजन की, है ना। आई थिंक यूज टू नहीं होते हैं। हाँ, यूज टू नहीं होते हैं। जैसे अब मैं बोलूँ कि चश्मा पहनना है मेरे को, शुरू में मेरे को ऑकवर्ड लगेगा, भैया अडेप्टेशन बॉडी का नहीं आता है, पर एक बार मैं उसको यूज़ करना चालू करूँगा तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करेगी। सेम बात मास्क के साथ में है। मास्क एक रिक्वायरमेंट की, ऐसा ना समझे कि जब मेरा मन करेगा तब मैं लगा लूँगा तब, है ना, ऐसा नहीं होता है। इसको ऐसा रिक्वायरमेंट लेके चलेंगे, अगर हम मास्क लगाएंगे तो आप ऑलमोस्ट 50% जो एलर्जेंस हैं उनसे आप बच जाते हैं। एयर फिल्टर होकर आपकी नाक में जाती है ना, तो उससे बहुत हद तक जो सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं, मतलब। ओके, ठीक है। और ठीक है, सो ये एक चीज़ हो गई, हमने इसकी बात करी जो फ्रीक्वेंट केस है। सेकंड, अगर आपने पूछा और क्या कर सकते हैं हम, तो जैसे मैंने बताया कि जो कॉमन एलर्जन है उनसे हमको एक्सपोजर से बचना होगा। तो अगर जैसा मैंने बताया मास्क यूज़ करेंगे तो आप जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा व्हीकल्स हैं वहाँ पे मास्क लगा लें, आप उससे बचेंगे। जहाँ बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ मास्क लगा लें, या किसी भी ऐसे ऑक्यूपेशन में जहाँ आपको आप जानते हैं कि एक्सपोजर होगा कि किसी केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वुड इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमने देखा कि मजदूर होते हैं बेचारे, वो इसमें लकड़ी का काम कर रहे होते हैं, धूल बुरादा उड़ रहा होता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते उसकी तरफ में। पर वो चीज़ बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा अगर ढक लेंगे नाक को या मुंह को तो उससे एक्सपोजर से बच जाएंगे हम लोग। सेकंड, अगर घर में पालतू जानवर अगर हैं, तो पेट्स का अगर है तो उसका थोड़ा सा ध्यान हमको रखना पड़ेगा। एकदम
इंटीमेट वगैरह रहें, थोड़ा सा जो है डिस्टेंस में रहेंगे तो बेटर रहेगा उसमें है ना। और स्पेशली अगर कुछ ऐसे सिम्टम लग रहे हैं तब तो फिर तब तो खास कर है ना उनको वो जाना चाहिए, सत्य जाना चाहिए। ठीक है। सो ये बात हो गई बहुत फ्रीक्वेंट केसेस की। ऐसे क्या केसेस हैं जो थोड़े से क्योर भी करने में डिफ़िकल्ट होते हैं? कुछ ऐसे केसेस हैं जिनके लिए आप प्रिवेंशन ज़्यादा अच्छे से कर पाते हो, क्योर नहीं? तो देखिए इसीलिए मैं एक कहावत होती है ना कि डॉक्टर भगवान है, तो व्यक्ति पहली बात डॉक्टर भगवान नहीं है, इंसान है नंबर 1। और डॉक्टर के पास कोई जादू की छड़ी नहीं होती, वो किताब जो बोलती है उसके हिसाब से वो चलते हैं। बहुत सारे पेशेंट हमारे पे आते हैं कि भाई इसका इलाज बता दीजिए आप। कुछ चीज़ें होती हैं उनकी नेचर ऑफ हिस्ट्री, नेचर ऑफ डिसीज़ ऐसी है, उसमें आप हेल्प कर सकते हो, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली कुछ हैबिट फॉर्मिंग डिसीज़ होती हैं हमारी, जो कि जिसमें कि कैंसर कार्सिनोमा वगैरह होते हैं। उसके अंदर में ऐसा है कि अर्ली स्टेज पे अगर हम डायग्नोस करें चीज़ों को तो वी कैन क्योर देम, है ना, वी कैन ट्रीट देम, है ना। लेटर स्टेजेस में जैसे ये बीमारी जाती है तो फिर उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, मतलब ठीक है। सेम बात एलर्जिक राइटिस की भी करते हैं, एक स्पेक्ट्रम इसका भी है। कुछ लोग बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, ज़्यादातर पेशेंट आते हैं वो कुछ दवाइयाँ लेते हैं उसके बाद बोलते हैं इलाज नहीं है इसका। तो मैं बोलता हूँ कि आपको ऐसा सोचना पड़ेगा कि अगर कोई सीढ़ी है, आपको अगर छत पे जाना है और सीढ़ी है मतलब, तो आप सोचोगे कि पहले ही मैं छलांग मार के ऊपर पहुँच जाऊँ, मतलब ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम दी बॉटम, है ना। पहली सीढ़ी आपको चलनी पड़ेगी, मतलब मास्क यूज़ करना है, बीच में दवाइयाँ हैं वो सब यूज़ करनी होंगी। या फिर आप अगर कोई केस है कि उसमें मतलब कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं आया सिम्टोमेटिकली, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी केसेस ऑफ एलर्जिक एनाइटिस, तब हम इम्यूनोथेरेपी पे जाते हैं। और डायरेक्ट हम इम्यूनोथेरेपी पे नहीं जाते, मतलब, है ना। और एक एलर्जी की बात में एक चीज़ थी कि एक टैबलेट होती है लाइक एलिग्रा, तो वो आप क्या ऐसी जनरल ले सकते हो एलर्जी से बचने के लिए? देखिए बहुत मेरा ये मानना है कि कुछ भी चीज़ आप लें वो डॉक्टर के परामर्श पे लें, उनकी देख रेख में लें, परामर्श में लें कोई भी, क्योंकि ओवर द काउंटर जो भी दवाइयाँ मिलती हैं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रीली उनको लेना चालू कर देंगे, मतलब एंटीहिस्टामिनिक्स का रोल है पर सिम्टम में है, पर उनके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, उनका कब तक उनको ड्यूरेशन कब तक देनी है, कब उनको स्टॉप कर देना है, कौन सी देनी है, कब तक देनी है, क्या हिदायत देनी है, क्या उनसे दवाइयाँ साथ में ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं, प्रेग्नेंट लेडी है तो उसको चाहिए, उसको देनी है कि नहीं देनी है, ये सब चीज़ें हमको डॉक्टर बताते हैं। और कई बार आप कोई और मेडिसिन ले रहे होते तो रिएक्ट भी करती हैं मेडिसिन साथ में। ऑब्वियसली अगर कोई, क्योंकि कॉम्बिनेशन में अगर दवाइयाँ हम लेते हैं तो वो उनका इंटरेक्शन होता ही है, जिसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स मीन्स बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी दवाई के साथ में, और डायनेमिक्स मतलब कंपोजिशन, जो भी कंपोजिशन दवाई की है। तो ये सब चीज़ें डॉक्टर पढ़े हुए हैं, उनको पता रहता है, उन सब चीज़ों के बारे में सोच समझ के कुछ चीज़ देते हैं वो, है ना। तो ओवर द काउंटर जितना भी हो उतना मुझे लगता है कि थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए चीज़ों को। ओके, तो अब हम वापस से आ जाते हैं ये थोड़ा सा नॉन क्यूरेबल टाइप्स। तो आपने एक चीज़ का नाम लिया था कैंसर, तो अगर हम ईएनटी की बात करें तो कौन से कैंसर ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं जो ज़्यादा लोगों में देखे जाते हैं, और इनको हम अर्ली डिटेक्शन, कोई साइंस होते हैं इनके जिनसे बंदा डिटेक्ट कर पाए? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ईएनटी में मुंह का कैंसर, ओरल कैंसर बहुत कॉमन है। इंडिया में सबसे कॉमन कैंसर ओरल कैंसर में आते हैं। कारण आपको सबको पता है, हमको, है ना। टोबैको है ना उसमें? हाँ, टबैको अब्यूज़, तो तंबाकू के सेवन से, क्योंकि उसमें कंपाउंड होता है निकोटीन, जो कि नॉन कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन का मतलब होता है कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। निकोटीन चाय में भी होता है? नहीं, निकोटीन चाय में नहीं होता, वो कैफीन होता है। निकोटीन तो टिपिकली इनमें टबैको कंटेनिंग कंपाउंड्स में होता है, किसी भी फॉर्म में अगर आप ले रहे हो उसको, चाहे वो गुटखा, खैनी ये सब हो, या सिगरेट स्मोकिंग हो, बीड़ी स्मोकिंग हो, है ना। सब में अगर तंबाकू है, निकोटीन है, तो वो निकोटीन रहेगा, तो जो कि एक नॉन कार्सिनोजन है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे कॉमन जो एजेंट है वो यही है, ठीक है। तो सेकंड कुछ ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी होता है, अगर कुछ ऐसी गैसेस या फॉर्मल्डिहाइड वगैरह एक्सपोजर हो रहा है आपका, तो ये सब प्रिवेंटेबल कॉज है। ये हैबिट फॉर्मिंग चीज़ें होती हैं जो कि प्रिवेंटेबल हैं, क्योंकि ये आपकी मर्ज़ी है, आप तंबाकू लेंगे या नहीं लेंगे, है ना, ठीक है। क्योंकि अगर आप नहीं लेते हो तो आप से बच जाते हो, उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिस्क ऑफ डेवलपिंग द डिसीज़। तो कोई भी इंडिविजुअल है उसमें रिलेटिव रिस्क क्या है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, उसमें तंबाकू को हम पहली सबसे ऊपर रखते हैं, मतलब, ठीक है। तो
इसलिए इन सब चीज़ों का सेवन नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। उसके लिए हम स्क्रीनिंग भी करते हैं, इन बीमारियों की स्क्रीनिंग करी जाती है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि बीमारी डेवलप नहीं हुई है उससे पहले ही हम ऐसे स्टेप लें ताकि बीमारी को होना रोका जा सके किसी हद तक। स्क्रीनिंग लोग करा सकते हैं। स्क्रीनिंग कराते हैं और वाइड स्प्रेड स्क्रीनिंग होती है। इसके लिए प्रोग्राम्स भी हैं, गवर्नमेंट के प्रोग्राम में, तो उसमें हम स्क्रीनिंग करते हैं, पूछते हैं आपके रिस्क फैक्टर आपके में है कि नहीं है, तंबाकू का सेवन करते हैं नहीं करते हैं, क्वेश्चनियर और क्वेश्चनियर होता है। पहले तो पेशेंट बताने से हिचकते हैं, अट पड़ाते हैं, लेकिन जब आप गहराई से पूछोगे तो वो बता देंगे कि भाई तंबाकू खा रहा हूँ, मैं इतने साल से खा रहा हूँ। तो आप उनको एडवाइस दोगे कि भाई आपको बंद करना है ये चीज़, है ना। तो उसके बाद में एग्जामिनेशन करते हैं, हम ओरल एग्जामिनेशन बोलते हैं, ठीक है। उसको हम फिंगर टेस्ट भी बोलते हैं, कितनी फिंगर मुंह में जा रही है, मुंह का ओपनिंग कितनी खुल रही है ना। उससे पता चल जाता है हमको कि पेशेंट कितने एक्सपोजर कितना ज़्यादा है निकोटीन से। तो अगर ये रिस्क फैक्टर हैं तो उनको आप तभी एडवाइस दोगे कि भाई ये सब चीज़ आपको छोड़नी है, ठीक है। और अगर आपको लिख रहा है कि कोई ऑब्वियस लेशन है अंदर, कोई अल्सर है जो नॉन हीलिंग अल्सर हो, पेनलेस नॉन हीलिंग अल्सर हो, लॉन्गर ड्यूरेशन में और रिस्क फैक्टर हो मतलब, तो ऑब्वियसली वी हैव टू गो फॉर बायोप्सी। हम बायोप्सी के लिए एडवाइस करते हैं। तो अर्ली डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है इसके अंदर में। ओके तो कोई ऐसे मान लीजिए, एक तो आपने बताया अल्सर एक साइन है जो पेनलेस अल्सर होता है, और भी कोई ऐसा साइन होता है? और मान लीजिए कोई माउथ कैंसर नहीं है, थ्रोट कैंसर है जो उतना दिख नहीं रहा है, कहना चाहिए, तो कोई साइन भी होता है उसका कोई बॉडी में? तो देखिए थ्रोट एक ब्रॉड टर्म है, मेडिकल टर्म में इसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, ठीक है। फेरिंग्स में 2 ट्यूब होती हैं, खाने की नली है और एक सांस की नली है। सांस की नली में अगर कोई भी लेशन होएगा, इवन कैंसर भी है, तो पेशेंट बहुत जल्दी पहुंचता डॉक्टर के पास में, क्योंकि आवाज़ बैठ गई, आवाज़ चेंज हो गई, तो पेशेंट फटाफट आ जाते हैं। वही चीज़ अगर खाने की नली में होएगी तो पेशेंट थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं, तो सोचते हैं कि ऐसे ही कुछ मतलब खाना अटक रहा है, कम खाना खा रहे हैं, तो उसमें थोड़ा डायग्नोसिस में थोड़ा डिले हो जाता है। और वही एकदम जल्दी पहुँचेंगे तो इतना जल्दी डायग्नोसिस बनेगा उसका। एंड ये सारे क्योरेबल होते हैं कैंसर्स? अब डिपेंडिंग अपॉन स्टेज एंड प्रोग्नोसिस और टाइप, किस साइट पे है कैंसर कार्सिनोमा, दैट उसका अलग अलग सबका प्रोग्नोसिस रहता है, मतलब, है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूँ वॉइस बॉक्स का, लैरिंजल कैंसर, उसका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है। जल्दी अगर आप आ जाएंगे, जल्दी अगर उसका डायग्नोसिस कर पाते हैं तो उसका प्रोग्नोसिस अच्छा है। वही अगर खाने की नली वगैरह में होता है तो थोड़ा ख़राब प्रोग्नोसिस रहता है। ओके, मूविंग ऑन। बहुत इसमें लाइक एक चीज़ आती है कि होम रेमेडीज़ भी बहुत लोग करते हैं या अपने मन से करते हैं, तो आपके हिसाब से कोई ऐसी हैं होम रेमेडीज़ जो हम जनरली कर सकते हैं जिससे कि हमारा ENT हेल्थ, ओरल हेल्थ अच्छा रहे? मे बी लाइक फॉर एग्जांपल बहुत लोग बोलते हैं गर्म पानी पीना चाहिए, तो उससे कुछ इफेक्ट पड़ता है, और ऐसा ही कुछ हम कर सकते हैं? देखिए मैं चालू करता हूँ गर्म पानी। तो हाँ। गर्म पानी एक मिथ है कि गर्म पानी पीने से गला ठीक हो जाएगा, अच्छा। ठीक है। तो गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी है वो ओरल मिकोसा हमारी बनी है एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। उसका काम एब्जॉर्ब करना है एक चीज़ों को। तो गर्म चीज़ें जितनी भी हम लेते हैं उतना ज़्यादा उसमें स्काल्ड इंजरी बोलते हैं। गर्म चीज़ों से ना अल्सरेटिव लेशन होने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें कम लेंगे तो, है ना, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ठंडी चीज़ लेने से गले में कोई दिक्कत होने वाली है, ये भी एक मिथ है, मतलब, ओके। ठीक है। तो गर्म पानी अगर आप पीते हैं वो भी अच्छा है, नहीं पीते हैं तब भी ठीक है, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा बेटर ये है कि आप उसको उबाल के ठंडा कर लें, एकदम बॉडी टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर पे करें, उसका सेवन करें, बॉयल करें और ठंडा करके तब पिएं उसको। क्योंकि आपका वो वाला काम भी हो गया कि भाई स्टेराइल होना चाहिए वाटर, है ना, और आपकी हाइड्रेशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो गई। सेकंड आते हैं ऑयल के ऊपर। तो बहुत सारे पेशेंट आते हैं, पूछते हैं हमको कान में ऑयल डाल लें क्या, नाक में ऑयल डाल दें। तो देखिए ऐसा है कि ऑयल जो है ना, वो अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर एक कंटेनर में आप ऑयल को रख दो, मतलब ओवरनाइट, है ना, आपने घर में तो देखा ही होगा, तो क्या होता है उसमें, ऐसे तो ऑयल तो रखा ही रहता है, मतलब आप कह रहे हो खुला रख दो? खुला रख दो, अगर आप एटमॉस्फेरिक एयर में हाँ। खुले में रख दो ऑयल को, हाँ ओवर द नाइट, हाँ। तो उसमें फंगस होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ओके ओके। ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, कान में भी अगर आप ऑयल डालोगे तो फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं ऑटोमाइकोसिस। और इफ़ द पेशेंट, अगर पेशेंट डायबिटिक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसमें क्या है कि बॉडी वैस की इम्यूनिटी वैसे ही कम है ना, और अगर वो ऑयल डाल रहा है तो और फंगस हो जाती है। और फंगस का एक वो जो ना फिल्मी डायलॉग है, कहता हूँ मैं, वो होता है कि आता है पर जाता नहीं है, मतलब इन्फेक्शन एक बार होता है बहुत लंबा टाइम तो चलता है, मतलब। ओके।
तो अवॉइड करना चाहिए ये। इसको अवॉइड करना चाहिए जितना भी हो। जितना भी जी बाहर से जितनी आप चीज़ें कम डालेंगे शरीर के अंदर में उतना बेटर है चीज़ें, है ना। बिना जाने हुए, बिना उसको ढंग से उसके प्रॉपर्टीज़ को जाने हुए। और चलिए ये हो गया होम रेमेडीज़। इन जनरल लोग लाइक खाने पीने में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनका ये हेल्थ अच्छा रहे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सबसे इम्पॉर्टेंट अगर मैं बोलता हूँ हल्दी, है ना, जो टर्मरिक है ना, हल्दी है ना, तो वो उसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हल्दी का सेवन जितना ज़्यादा करते हैं और शरीर, क्योंकि हीलिंग में भी काम आता है हल्दी जो है, इट तो जो हल्दी वाला दूध, टर्मरिक, हल्दी वाला दूध जो बोलते हैं पुराना। और वैसे भी उसकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं थोड़ी हल्दी की ना। तो हल्दी का सेवन जरूर करें अनटिल अनलेस कि आप एलर्जिक हैं हल्दी से, मतलब। तो हल्दी जो है दैट इज़ दी बेस्ट यू कैन से होम रेमेडी। और मैंने कहीं पढ़ा था, हल्दी से याद आया, कि बहुत ज़्यादा हल्दी आयरन एब्जॉर्प्शन में कुछ दिक्कत करती है, ऐसा कुछ है? हाँ वो है, लेकिन हाँ, ओवरऑल जो उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, दे आर, जो ओवरऑल उसके जो बेनिफिशियल इफेक्ट्स हैं, दे आर वेरी वेरी मच एक्चुअली। ओके, तो सेकंड है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो जिसमें भी एंटीऑक्सीडेंट रहेंगे, क्योंकि वो सेल रिपेयर में काम आते हैं। तो जितने भी कैरोटीन कंटेनिंग फूड्स होते हैं, टमाटर हो गए हमारे, है ना, और फ्रूट्स हो गए, सिट्रस फ्रूट हो गए, है ना, तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां आजकल बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन वो उसमें आदत डालना पड़ेगा कि उनको खाना है, मतलब उसको पार्ट ऑफ फूड बनाना ही है हमको, ताकि वो उनको पौष्टिक आहार मिले उनको, है ना। तो ये है। सेकंड, जितना भी हो जो फैट कंटेनिंग फूड्स हैं वो हमको थोड़े से अवॉइड करने चाहिए, है ना। क्योंकि ये एब्जॉर्प्शन का तो दिक्कत है ही है, बाकी भी वो जो है वेट ओबेसिटी करते हैं, वेट रिडक्शन, वेट इंक्रीज कर सकते हैं। इवन कैंसर में भी एक रिस्क फैक्टर आता है फैट कंटेनिंग फूड्स, है ना। एंड क्या मतलब वेज वर्सेस नॉन वेज में भी कुछ फ़र्क पड़ता है डाइट में, लाइक? देखिए, अभी थोड़ा सा इसमें मैं डिफ़र करता हूँ। वेज और नॉन वेज डिपेंड करता है। देखिए, वेजिटेरियन फूड तो खैर है ही, बढ़िया ही है, जब जानते ही हैं। नॉन वेज वेदर टू टेक और नॉट टू टेक, दोनों, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है शरीर के लिए ना, बॉडी के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर रेफरेंस प्रोटीन हम लेके चलें तो किसको लेते हैं हम रेफरेंस प्रोटीन? नॉन वेज को, मतलब आप वो पर ग्राम, अच्छा, ओके, ठीक है। एग जो है दैट इज़ अ रेफरेंस प्रोटीन एक्चुअली। ओके, तो कुछ लोग उसको नॉन वेज या वेज में लेते हैं, नहीं लेते, वो अलग ही चीज़ें हैं, मतलब, है ना। सबकी अपनी थ्योरी है उसके लिए। तो आई एम नॉट अगेंस्ट नॉन वेज और वेज, बट जिसमें जो भी न्यूट्रिशियस फूड है, आपको जानना है इस फूड में है क्या। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी ले रहे हैं, कुछ भी चीज़ आप ऑप्टिमाइज़ कर लीजिए कि भाई ये चीज़ मुझे फ़ायदा कर रही है, ये चीज़ शरीर के लिए, इसमें इसका क्या फ़ायदा है। ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ लिए जा रहे हैं, मतलब उसका भी ओवर टॉक्सिसिटी हो जाती है, आपको पता ही है। विटामिन की भी ओवर टॉक्सिसिटी हो जाती है। करेक्ट, होती है ना। हाँ। बहुत ज़्यादा प्रोटीन होगा शरीर के अंदर में, उसकी भी दिक्कत होगी। हाँ। किडनी का ऊपर, है ना। तो हमको इस चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। एंड बिकॉज हम इसकी अभी डाइट की बात कर रहे हैं, तो हमने ऑब्वियसली सिगरेट और टोबैको डिस्कस कर लिया, वेज नॉन वेज। एक और चीज़ आती है अल्कोहल। तो क्या अल्कोहल का कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट है ईएनटी हेल्थ पे या नहीं है? देखिए, उसको मैं बोलता हूँ सिनर्जिस्टिक इफेक्ट। अगर आपको कोई टोबैको का यूज़ कर रहा है और साथ में अल्कोहल रेगुलरली ले रहा है, मतलब रेगुलर अगर यूज़ कर रहा है, तो उसका सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बढ़ जाता है। इफेक्ट जो है, जो इसका शरीर पे इफेक्ट है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट है, वो बढ़ जाता है, मतलब उसका। तो अल्कोहल का सेवन भी कम से कम करें, वो बेटर रहता है। मॉडरेशन में आप ले सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है मॉडरेशन में, मतलब। बट जितना भी उतना इन सब चीज़ों से अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा, मुझे कुछ लगता है, मतलब। ओके। और चीज़ आई थिंक बहुत कॉमन है, वो है बेड ब्रेथ, जो बहुत लोगों में होती है। तो क्या ये नेचुरल होती है कि लाइक कुछ लोगों में नेचुरली बेड ब्रेथ है, या ये डेवलप होती है किसी चीज़ से? और इसके लिए भी क्या मतलब बेसिक हाइजीन क्या कोई कर सकता है, ओरल हाइजीन? तो ये नेचुरल नहीं होती। किसी को लगता है कि वो नेचुरली ऐसा नहीं होता है। टू बी फ्रैंक, ये टिपिकली कुछ ना कुछ पैथोलॉजी दिखा रहा होता है बॉडी, शरीर के अंदर में। स्टार्टिंग फ्रॉम टीथ, तो केरीज हो सकता है पेशेंट को, टॉन्सिलाइटिस हो सकता है, फेरेंजाइटिस हो सकता है, साइनोसाइटिस हो सकता है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर में। प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हर चीज़ को मैं, मतलब बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो कि पुराने मिथ्स को लेके चल रहे होते हैं, मतलब
कि सपोज़ अभी बताता हूँ मैं एक एग्जांपल कि एक बच्चा है, उसको हियरिंग लॉस है, मतलब जो कि अभी 2 साल का बच्चा है, उसको हियरिंग लॉस, कंप्लीट हियरिंग लॉस है, थोड़ी सी हियरिंग बची हुई है। तो पेरेंट्स क्या है कि ये ना सोच के कि इसका अभी क्या करना है, मतलब वो पुरानी जो मिथ है उनको लेके चल रहे हैं, मतलब कि उसके चाचा ने बोला है कि उसको भी हियरिंग लॉस था, वो ठीक हो गया अपने आप, अच्छा। तो डॉक्टर साहब अब इसका भी ठीक हो जाएगा क्या, मतलब। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ों में आपको जल्दी इंटरवेंशन करना होता है। आप उसमें लेट करोगे तो जो चीज़ आज आप जैसे बोलते हैं ना कि आज ठीक कर सकते हो, उस चीज़ को आप आगे चल के नहीं कर सकते हो। तो ये चीज़ों के लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो इसके बारे में कुछ थोड़ा सा संक्षेप में बताना चाहता हूँ आपको, हियरिंग के बारे में। खासकर बच्चों में क्या है कि हर साल 3 मार्च का दिन होता है, 3 मार्च। थर्ड मार्च इज़ वर्ल्ड हियरिंग डे। बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा, है ना। तो ये वर्ल्ड हियरिंग डे है। WHO हर साल तो कुछ थीम बना के देता है, मतलब कि ये आपको करना है। तो इसमें टिपिकली करना क्या होता है कि हमको अवेयरनेस करना है जनता में कि भाई ये करने से आपको हियरिंग लॉस डेवलप होएगा, ये करने से आपके कान की हियरिंग बच सकती है। अगर हियरिंग लॉस है तो जल्दी आइए, जल्दी उसका निदान कीजिए ताकि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ एंजॉय कर सकें। हियरिंग एक सेंस ऑर्गन है। तो हर साल टिपिकली 3 मार्च को हम वर्ल्ड हियरिंग डे मनाते हैं और जगह जगह कैंप्स करे जाते हैं, ये देखने के लिए कि भाई जनता में कितना, मतलब हियरिंग कितने पेशेंट में हियरिंग लॉस है और उसको जल्दी इंटरवेंशन हम करें, मतलब, है ना। तो मेरा ये कहना है कि उस दिन हम पूरी तरह से इस काम में लगे हैं। 3 मार्च जैसे ही वर्ल्ड हियरिंग डे होता है, उसको बस एक थीम की तरह ना ले लें कि भाई इस साल हो गया कंप्लीट ख़त्म, अगले साल का देखा जाएगा, नहीं। उसमें पूरा टोटली इन्वॉल्व होना चाहिए उसके अंदर। ओके, आपने एक हेयरिंग लॉस की बात करी, तो नॉर्मली जब ये टर्म आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है बूढ़े लोग, बड़े बूढ़े लोग। तो हेयरिंग लॉस कितना कॉमन है इवन यंगर जनरेशन में, बच्चों में ये कितना कॉमन है, या फिर ये एक जो परसेप्शन है कि नहीं ये तो सर्टेन एज के बाद ही होता है, 50-60 के बाद ही होता है, ऐसा है? देखिए 50, मैं आपको उसी से चालू करता हूँ। एडल्ट एज ग्रुप है ना, प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था, ठीक है। तो 60 अबव है ना, उस केस में कॉज अलग है, उसको हम बोलते हैं प्रेस बाइक्यूसिस, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस। वो हर किसी में होना है, ठीक है। दैट इज़ अ नेचुरल हियरिंग लॉस, दैट इज़ द ओनली नेचुरल हियरिंग लॉस, ठीक है। इसके साथ में जो हमारे सुनने की जो मोटर है, जिसको हम कॉकलिया बोलते हैं, ये स्नेल शेप में होता है। इनर ईयर, कान के 3 हिस्से होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर। तो मेन जो सुनने की मोटर है वो इनर ईयर में होती है, इसको हम बोलते हैं कॉकलिया। ये कॉइल ट्यूब होती है 2.75 टन की, स्नेल शेप में होती है। इसके अंदर में सेल्स होते हैं, ये सेल्स स्वाभाविक एज के साथ कम होते चले जाते हैं, ठीक है। तो ये तो एक नेचुरल कॉज ऑफ हियरिंग लॉस है, ठीक है। अब आते हैं हम यंगर एज ग्रुप में। यंगर एज ग्रुप में अगर हियरिंग लॉस डेवलप हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर वो हो रहा है शोर शराबे की वजह से, क्रोनिक एक्सपोजर टू द नॉइस, है ना, ठीक है। या कुछ आपने दवाई ले ली जो कि, और जिनको हम ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशन बोलते हैं, इसलिए भी सेल्फ मेडिकेशन सोच समझ के लेना चाहिए। कुछ लिस्ट ऑफ मेडिसिन हैं, दे आर नॉन ऑटोटॉक्सिक मेडिकेशंस। ओके, मतलब उनकी वजह से हाँ, ये हो हेयरिंग, सकता है। हाँ, डैमेज हो सकता है हेयर सेल्स में। या कुछ बीमारियां होती हैं जो कि कान की होती हैं, इनकी समस्या की वजह से भी हियरिंग लॉस डेवलप हो जाता है। क्रोनिक सपोरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, कान का बहने की समस्या हो गई। या फीमेल्स में खासकर उसको हम बोलते हैं ऑटोस्क्लेरोसिस, है ना, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा उभर के सामने आता है ना, वो भी एक कॉज ऑफ हियरिंग लॉस है, ठीक है। तो मुझे तो ज़्यादातर युवा पॉपुलेशन में तो ये ज़्यादातर एक्वायर्ड है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि कुछ वायरल इन्फेक्शंस हो जाते हैं, मतलब जैसे कि आपने कोविड में भी देखा था, मतलब कुछ पेशेंट्स में अचानक से हियरिंग लॉस डेवलप हो गया, उसको हम बोलते हैं सडन हियरिंग लॉस, ओके। ठीक है। वो अलग चीज़ है, वो टिपिकली सडनली पेशेंट को प्रेजेंटेशन होती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देख रहे हैं कि वो क्रोनिक एक्सपोजर ऑफ द नॉइस इज़ द कॉज। अब आते हैं बच्चों की तरफ, है ना। तो सपोज कोई बच्चा आज पैदा हुआ है, आज डिलीवरी हुई है बच्चे की, और उस समय हियरिंग है कि नहीं है
ये पता करना है हमको, तो उसके लिए टेस्ट है, उसको हम बोलते हैं ऑटो अकॉस्टिक इमिशन। ठीक है, एक स्क्रीनिंग टेस्ट टाइप से होता है, डायग्नोस्टिक नहीं होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि हियरिंग है कि नहीं है। अगर हियरिंग नहीं है तभी हमको एक्शन लेने की ज़रूरत है। मतलब क्या है कि हमको आगे की सारी रणनीति बना लेनी है उसकी। ठीक है, जैसे बच्चा डिस्चार्ज होगा हॉस्पिटल से 7 दिन के बाद, दोबारा हम उसका ऑटो अकॉस्टिक इमिशन करेंगे। अगर दोबारा रेफ़र आता है तो 3 महीने के अंदर अंदर उसका एक बैरा स्कैन होना चाहिए। बैरा स्कैन भी अब नॉर्मल आया है तो हमको तुरंत उसका रिहैबिलिटेशन की तरफ चलना है। मतलब ठीक है, वेदर वी हैव हमको हियरिंग एड देना है या हमको कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की तरफ जाना है, डिसाइड करना पड़ेगा हमको। उसके लिए जाँचें कराते हैं, बैटरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन होते हैं। ठीक है, तो बच्चों में जो हियरिंग लॉस कॉज होते हैं वो या तो मैटरनल साइड से कुछ इन्फेक्शन हुआ, उसको हम टॉर्च सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, ज़्यादातर यही कॉज निकलते हैं इसके अंदर में, या प्रोलॉन्ग उसको हाइपरबिलिरुबिनिया हो गया, पेशेंट को आईसीयू में भर्ती हो गया है ना, तो वो सब कॉज भी रह सकते हैं। पर स्क्रीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर यही चीज़ हम एकदम एट द टाइम 24 घंटे के अंदर अंदर डायग्नोज कर पाएँ, मतलब स्क्रीनिंग कर पाएँ कि हियरिंग है कि नहीं है, तो हम आगे की कार्य की रणनीति बना सकते हैं। वही चीज़ अगर हम डिले करते चले जाएंगे तो क्या होएगा, 2 साल के अंदर अंदर ब्रेन जो है, उसको हम ब्रेन प्लास्टिसिटी बोलते हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, वो अगर इम्पल्स नहीं जाएगी ब्रेन के अंदर में तो लैंग्वेज डेवलपमेंट में दिक्कत आ जाएगी, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं होगी। इसलिए हियरिंग का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बचपन से कुछ सुन नहीं रहा है तो बोल नहीं पाएगा वो है। करेक्ट। और ये हो गया एकदम बचपन वाला। और इन जनरल आई थिंक बच्चों के लिए, अब हमारे एडल्ट्स के लिए भी नॉइस एक्सपोजर से थोड़ा सा बच के रहना है। मे बी ईयरफोन्स, ईयरबड्स आप यूज़ कर सकते हो ज़्यादा नॉइसी जगह पे। अगर ऐसा का आपका ऑक्यूपेशन है कि आपको लगातार यूज़ करना पड़ भी रहा है हेडफोन, ईयरफोन्स, तो उसका वॉल्यूम आप 50% पे कर लें। ठीक है, बीच में आप बीच में ब्रेक्स ले सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ ऑक्यूपेशनल यूज़ के लिए करें, बाकी बीच में थोड़ा सा उसको रेस्ट दें कान को, मतलब ताकि जो है ना वो लगातार एक्सपोजर ना हो, मतलब है ना। करेक्ट। और एक और चीज़ इसमें आती है कि अगर हम हियरिंग लॉस की बात करें या इन जनरल ईएनटी के केसेस की भी बात करें, तो क्या ये जेंडर स्पेसिफिक भी होते हैं कि लाइक देयर आर सर्टेन थिंग्स जो मेल्स में ज़्यादा कॉमन है एंड देयर आर सर्टेन थिंग्स जो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है, ऐसा होता है? तो कुछ बीमारी जैसे कि आप प्रेस मैंने उसके बारे में बताया आपको, ऑटोस्क्लेरोसिस के बारे में। ऑटोस्क्लेरोसिस जो है वो टिपिकली एज बियरिंग फीमेल्स में होता है, मतलब ये, क्योंकि इसका थोड़ा बोलते हैं हम लोग कि हार्मोन रिलेटेड होता है, मतलब है ना। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हियरिंग लॉस अचानक से डेवलप मान होता है कि हियरिंग लॉस हो गया उसको, है ना, तो फिर वो पेशेंट आते हैं जस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी की हियरिंग जो है कम हो गई हमारी, है ना, तब हम डायग्नोस कर पाते हैं कि हाँ इट इज़ ऑटोस्क्लेरोसिस, मतलब है ना। अदरवाइज तो ज़्यादातर डेटा जितना देखा है तो मेल फीमेल का ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिवाइड नहीं है, बट हाँ ज़्यादा बीमारियाँ मेल्स में ज़्यादा दिखती हैं। ओवरऑल ओके, ठीक है। और हमने एक और हम जब रेमेडीज़ की बात कर रहे थे तो एक और चीज़ थी कि अगर बेड ब्रेथ और ये सारी ओरल हाइजीन की, तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होते हैं हमारी, या जो प्राणायाम हम जिसको बोलते हैं, इसका भी कोई फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। हाँ। जितनी भी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, प्राणायाम वगैरह हो गया, इनका बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, ओवरऑल वेलबींग में भी पड़ता है, और रेस्पिरेटरी उसमें तो है ही है। ठीक है, बट हाँ एक बार बीमारी डेवलप हो गई है तो फिर उसको डिले ना करें, उसका तो प्रॉपर चिकित्सा करवाएं। ये बस एज अ जनरल हैबिट के तौर पे हम कर सकते हैं। हाँ। तो मतलब इसको ऐसा लेके चलें कि प्रिवेंटिव एक तरह से तो ये मेडिसिन है, तो ओवरऑल वेलबींग के लिए है और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो है ही है। खैर, तो बट इट इज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आर गुड। तो अभी हम एक सेगमेंट करते हैं विच इज़ मिथ वर्सेस रियलिटी सेगमेंट। तो कुछ स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास। ओके, पहला स्टेटमेंट है, ईटिंग टू मच शुगर इज़ बैड फॉर ओरल हेल्थ। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा शुगर ये तो मैं ओवरऑल शरीर के लिए भी ख़राब है और उसके लिए तो है ही है, ऑब्वियसली, है ना। तो ट्रू है। ट्रू है। ओके, दूसरा, यू शुड यूज़ क्यू टिप्स टू क्लीन योर ईयर्स। आई थिंक वो क्लीनिंग से रिगार्डिंग एक और भी चीज़ थी कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि जब हम क्लीन करते हैं तो इट्स नॉट वेरी गुड खुद से करना, तो उसके रिगार्डिंग। देखिए ऐसा है कि
मैंने जैसे बताया कान में कुछ भी बाहर से मत डालें, मतलब ओके ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ अमेजन पे मिल रही है तो बढ़िया ही होगी, ऐसा नहीं है ना। तो नहीं, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, इसे हमको ध्यान रखना है। तो बाहर से कुछ भी चीज़ कान में नहीं डालनी है अनटिल अनलेस उसका कुछ इंडिकेशन है। बहुत से पेशेंट पूछते हैं कि ईयर ड्रॉप डालें नहीं डालें, तो इंडिकेशन है तो डालें, नहीं है तो नहीं डालें। इंडिकेशन क्या है, कान में अगर वैक्स है, इम्पैक्टेड वैक्स है, तब डालना होगा हमको, वो भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है तो। फंगस हो गया है कान के अंदर में तो, या डिस्चार्जिंग ईयर है, डिस्चार्ज वापस आ रहा है तो नॉर्मली आप लाइक ईयर क्लीन के लिए हम नॉर्मल जो क्यू टिप्स आते हैं वो यूज़ कर सकते हो। देखिए ए ट्रॉमेटिक अगर आप कर पा रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट स्टराइल है, स्टराइल है मतलब ऐसा नहीं कि सरफेस पे रखा हुआ है उसको उठाया फिर लगा लिया, ऑब्वियसली बात है वहाँ से बैक्टीरिया फंगस जाएगा कान के अंदर। हम ज़्यादा एडवाइस करते हैं कि बाहर से कुछ चीज़ ना डालें कान में, दिखाने का जरूरत है तो, अदरवाइज लीव इट एज इट इज़। थर्ड, ऑल हियरिंग लॉस इज परमानेंट। नो, इट इज़ अ मिथ। सम आर रिवर्सिबल, सम आर इरिवर्सिबल। 2 तरह के होते हैं, या शायद 3 तरह के होते हैं, कंडक्टिव, सेंसरी न्यूरल एंड मिक्स। इसमें कंडक्टिव रिवर्सिबल है डिपेंडिंग अपॉन कॉज अगेन। सेंसरी न्यूरल ज़्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं, बट इट कैन बी रिवर्सिबल इफ इट इज़ सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस विद इन 3 days। देर इज़ अ डिक्टम फॉर दैट, हाउ टू डायग्नोज सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। उसके लिए क्या है कि 3 दिन के अंदर 30 डेसिबल से ज़्यादा और 3 फ्रिक्वेंसी में अगर आपको हियरिंग लॉस डेवलप हुआ है और सेंसरी न्यूरल है तो उसको बोलते हैं सडन सेंसरी न्यूरल। इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। तो रिवर्सिबल उसका देख होता है मिक्स में, तो अगेन सो इट कैन बी रिवर्सिबल, इट कैन बी रिवर्सिबल डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। यू शुड ऑलवेज सी अ डॉक्टर इफ़ यू हैव अ सोर थ्रोट। मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि घर पे ही हम रेमेडी कर लेते हैं। हाँ, टू बी फ्रैंक सोर थ्रोट वो है कि नहीं है, प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत ज़रूरी है। ओके ठीक है, सोर थ्रोट जो है ना एक ब्रॉड टर्म है, या बोले कि एलिमेंट टर्म है, मतलब है ना। अब वो सोर थ्रोट है कि नहीं है, अंदर कुछ अल्सरेटिव लेशन तो नहीं है, इवन ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है लैरिंग्स का, तो ये टिपिकली डायग्नोस करना ज़रूरी होता है। सिर्फ आज ठीक हो गया फिर 2 महीने बाद दोबारा डेवलप हो रहा है, ऐसा भी होता है कि पेशेंट 4 दिन में ठीक हो गया, फिर 2 महीने का डेवलप हुआ, फिर 2 महीने का डेवलप हो रहा है, 1 महीने का डेवलप हो रहा है। तो इसका मतलब ये कंसर्निंग चीज़ है। इसका मतलब ये नहीं कि जी घर में अदरक खाने से ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, पांचवा आई थिंक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है पहले, बट द स्टेटमेंट इज टर्मरिक मिल्क इज गुड फॉर ट्रीटिंग इन्फेक्शंस। तो ये obviously it is very turmeric. This is the one thing that I recommend that everyone should have if he or she is not allergic actually हाँ with turmeric, है ना। हाँ हाँ ठीक है। सिक्स्थ आई थिंक हमने स्नोरिंग में ये चीज़ डिस्कस करी है, स्नोरिंग कैन नॉट बी ट्रीटेड। तो आई थिंक ये भी मिथ है, इट कैन बी ट्रीटेड। It can be treated and it has to be treated. ओके It has to be diagnosed and it has to be treated, है ना। उसके बाद है साइनस इन्फेक्शंस आर ऑलवेज कॉज्ड बाय एलर्जीज। Not always, but हाँ, allergies are the most common, you can say most common cause, but not always. Lot of causes are there for sinus infections. Okay, they can be bacterial, they can be fungal, they can be granulomatous. Malignancies also rarely. तो प्रॉपर डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी होता है इस चीज़ों के लिए, है ना। ऑब्वियसली बात है, एलर्जी इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज, है ना। There is nothing you can do to hide that this you have done. The widespread use of earbuds and earphones affects hearing. Yeah, earbuds typically can cause infections, outside infections, and headphones and earphones, if we are using them for longer duration in high intensity sounds, then obviously they will cause noise-induced hearing loss. That is inevitable if you are using that, no? Earphones या headphones, what is better for ear health? Better if you have to use, you have to just keep your sound level below 50% Okay. and take some break in between. Okay. Okay. So if you can use your phone on a speaker and with a distance actually, it is the best actually. Okay. और बहुत लोगों की तो हैबिट होती है, लाइक कुछ लोगों की होती है, बहुत लोगों की नहीं, रात में लगा के सोने की और म्यूजिक सुनने नहीं, वो तो एकदम गलत है, क्योंकि यू आर नॉट अवेयर कि वो किस लेवल पे आप साउंड का एक्सपोजर आपका हो रहा है, कितनी देर तक हो रहा है ना। दैट इज़ अ कंप्लीट नो, दैट हैज़ टू बी अवॉइडेड एक्चुअली। आपके टाइम, आपको सोने का टाइम है, उस टाइम आपको सोना चाहिए, है ना। ना कि आपको कोई एक्टिविटी कुछ लगा के या कुछ वो करके आपको अपने कान को डैमेज करना चाहिए। सो ये था हमारा मिथ्स वर्सेस रियलिटी।
अब हम वापस से एक दो क्वेश्चंस ले लेते हैं. सो एक इसमें है, हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ हाइड्रेशन फॉर ओरल हेल्थ, गुड ओरल हेल्थ? वेरी मच एक्चुअली आवर वोकल कॉर्ड्स, जो बोलने के तार हमारे हैं, उनकी जितनी भी पैथोलॉजीज होती है, जिन बीमारियाँ होती हैं, वोकल नॉड्यूल्स हो या मैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लक्स की दिक्कत भी रहती है. अगर हाइड्रेशन ठीक रखेंगे हम तो वोकल कॉर्ड्स के जो फंक्शन है वो भी अच्छा रहता है. बहुत सारी स्टडीज़ हैं इसके ऊपर में. ओके. तो आप खास करके अगर ऐसे ऑक्यूपेशन में है कि आपको लगातार वॉइस को यूज़ करना है, सिंगर हो गए, लॉयर हो गए, या ऐसा ऑक्यूपेशन है कि लगातार वॉइस यूज़ करनी है आपको, तो हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है. बीच में पानी पीते रहना ज़रूरी है. और ज़रूरी नहीं गर्म पानी पियो, जैसा मिल रहा है पी लो. हाँ, नहीं गर्म पानी नहीं, मैं कहता हूँ पानी को उबालिए, ठंडा कर लीजिए हाँ. और उसका सेवन करते रहिए बीच बीच में, है ना. ओके. सो अभी तक आपने काफ़ी केसेस देखे होंगे 13 साल में. इज़ देयर एनी लाइक एक अनयूजुअल केस जो आपको देखने को मिला, ऐसा कुछ, या कुछ देखिए, डिफरेंट था? केसेस तो बहुत सारे आते रहते हैं, अनयूजुअल बहुत सारे आते हैं. हाँ. और बहुत सारे केसेस रहते हैं ऐसे कि जो आपको याद रहता है कि भाई ये है ना, इसमें एक यूनिक केस था, मतलब, है ना. तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ, जैसे मैंने बताया कि एक केस था, उसको हम एक ट्यूमर था, उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल नेसोफैरिंजियल एंजियोफाइब्रोमा. नाक से ब्लीडिंग होती है, उसमें बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग होती है, और खासकर एक स्पेसिफिक एज ग्रुप में मिलता है जुवेनाइल, जिसको हम बोलते हैं 10 to 19 ईयर्स में मिलता है, मतलब. ओके. तो बच्चा वो अच्छा, तो उनके जो फादर है वो ही इज़ नॉट अ इकोनॉमिकली सो गुड. तो वो टिपिकली आसपास में उन्होंने दिखा के पेशेंट उसको हमेशा उसको नाक की ड्रॉप मिल जाती थी पेशेंट बच्चे को. अब जब पेशेंट मेरे पे आया तो ऑलमोस्ट वो बहुत वीक था, मतलब कि क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा था उसको. तो फिर जांचें वगैरह कराएं तो उसमें ट्यूमर निकल के आया, वो जुवेनाइल एंजियोफाइब्रोमा, है ना. और थोड़ा सा एक्सटेंड हो चुका था थोड़ा, है ना, क्योंकि उसको जो जहाँ भी जगह मिलती है चेहरे में, वहाँ वो घुसता चला जाता है, मतलब डैमेज करता चलता जाता है ट्यूमर. तो उसकी सर्जरी काफ़ी लंबी चली हमारे, क्योंकि उसमें ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होता है ट्यूमर के अंदर में. उसको रोकने के लिए हमको कुछ पहले से ही प्लानिंग करनी पड़ती है, उसको एम्बोलाइज करना पड़ता है आर्टरीज को, या नई टेक्निक्स वाबलेटर वगैरह यूज़ करने पड़ते. तो वो केस काफ़ी विचित्र इसलिए रहा क्योंकि उसमें टिपिकली पेरेंट्स के साथ में आप एज अ पेशेंट नहीं, मतलब वो आपको कोई तरह से वो आफ्टर सर्जरी, मतलब उसके फादर, उसकी पूरी फैमिली, मतलब कहीं गांव में उनके सब चाचा ताऊ सब लोग आ गए थे, मतलब. तो एवरीवन वाज आस्किंग क्या होने जा रहा है, क्या सर्जरी होगी, क्या होगा आगे, है ना, कुछ होगा तो नहीं. तो वो सब चीज़ें जो है ना, वो आपको फिर उसमें आप घुस जाते हो, मतलब चीज़ में ना, है ना. तो बहुत दिन तक फिर फॉलो होता रहता है पेशेंट का. तो वो केस अब आज भी वो ही पेशेंट उसका सब टच में रहते हैं. एंड वो कम्प्लीटली ओके है? हाँ, कम्प्लीटली ओके, बच्चा अब स्कूल जाता है आराम से, है ना. ओके. वाओ. काफ़ी अलग अलग टाइप के केसेस हैं. सो एक चीज़ है कि लाइक हम जो भी लाइफ में करते हैं, जो भी हमारा प्रोफेशन होता है, कहीं ना कहीं हमें वो कुछ सिखाता भी है, कुछ लर्निंग भी रहती है. या तो अगर आपसे पूछा जाए लाइक क्या आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग रही है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट रिवॉर्डिंग पार्ट आपके लिए, आपके इस प्रोफेशन का क्या रहा है? देखिए, सबसे रिवॉर्डिंग चीज़ जो है ना इस प्रोफेशन में ये है कि इट इज़ अ प्रोफेशन ऑफ नोबल मतलब क्या है कि आपको सोसाइटी को देना है. ऑफ कोर्स. हाँ. ठीक है, बाकी सब एंगल अलग चीज़ें हैं इसमें. सबसे पहले तो इसमें यू हैव टू सर्व दी मासेस एक्चुअली, है ना. उसमें आपको सोसाइटी के लिए जितना भी आप कर सकते हैं वो आपको करना है, मतलब. फॉर श्योर. आई थिंक सारे ही डॉक्टर्स का तो मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा नोबल कॉज है. बिकॉज आई थिंक जब कोविड भी चल रहा था तब आई थिंक लोगों को सबसे ज़्यादा ये चीज़ रियलाइज़ हो ही होगी, मेडिकल की इंपॉर्टेंस और डॉक्टरों की इंपॉर्टेंस. बिकॉज तब सब घर पे बैठ सकते थे, बट आई थिंक डॉक्टर्स तब भी घर पे नहीं बैठे थे, वो सबसे ज़्यादा बिजी थे उस टाइम पे. नहीं, अब आजकल भी ऐसा ही होता है कि वो तो खैर कोविड का टाइम तो था ही था. हाँ. नॉर्मली भी डॉक्टर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं अपने प्रोफेशन के अंदर में. हाँ. और अपग्रेड करते रहते हैं अपनी चीज़ों को, मतलब टेक्नोलॉजीज़ को, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, है ना. तो अब वो ज़रूरी भी है उनके लिए ना. बाकी दे हमेशा वो पेशेंट का भला ही चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है.
जो डॉक्टर अपना पेशेंट का ही इज़ ऑलवेज ट्राई टू सर्व द पेशेंट. करेक्ट. हाँ. ओके. तो ये चीज़ हमेशा हमको डॉक्टर को हमको सिखानी भी होती है. जैसे अगर कोई नया डॉक्टर आता है, जूनियर डॉक्टर जो है, और वो धीरे धीरे के इम्बाइब भी करते रहते हैं, देखते हैं कि भाई ये सीनियर इस तरह से काम कर रहे हैं, ये है ना. तो वो चीज़ है. तो आपने एक चीज़ बोली थी कि जो भी नई टेक्नोलॉजी होती है और जो भी नई रिसर्च चल रही है उसमें हमें अपडेटेड रहना पड़ता है. तो अगर ENT की बात करें तो एक चीज़ हो सकती है कि अभी किस तरफ जा रहा है कोई ऐसी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी. तो स्पेशली मैं अगर बात करूँ इंडिया एज़ कम्पेयर टू बाहर, क्या मतलब इंडिया के पास हैं वो टेक्नोलॉजीज़ व्हेन इट कम्स टू ENT एंड मेडिकल जो हम कंपेयर कर सकते हैं फॉरेन से, अब्रॉड से, या अभी नहीं है वो? नहीं, सब ज़्यादा टेक्नोलॉजीज हैं इंडिया में. सब आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि इंडिया में नहीं है अभी. सब टेक्नोलॉजीज हैं. ओके. एंड रिसेंट एडवांसेस में अगर बात करें हम, तो जैसे कि हम जानते हैं, चाहे रोबोटिक सर्जरीज हो, है ना, चाहे वो आपका जिसको हम बोलते हैं टिपिकली, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का चल रहा है आजकल. करेक्ट. क्या यूज़ है इसका, ENT में क्या यूज़ है. तो ENT में भी इसका यूज़ होने है अभी, और होने जाना अभी आगे भी जाना है. तो अर्ली डायग्नोसिस ऑफ हियरिंग लॉस, है ना, उसके लिए हो सकता है इसका. ठीक है. इवन आपकी जो इमेजिंग है, जो भी आप सर्जरी प्लान कर रहे हैं, उसमें टिपिकली एनाटॉमिकल वेरिएशंस तो नहीं है, ये सब चीज़ें देखने के लिए भी इसका यूज़ हो सकता है. AI यूज़ होता यूज़ हो सकता है ना. सेकंड, आपका डेटा, बहुत सारा रिट्रीव करने के लिए भी, है ना, कि कितने पेशेंट में हियरिंग लॉस था, कितने 10 साल का, 20 साल का डेटा अगर आपको है, तो उसमें भी इसका यूज़ रहेगा, मतलब, है ना. तो रोबोटिक सर्जरीज एज इन विद द हेल्प ऑफ रोबोट्स या AI वैसा टिपिकली डॉक्टर ही सर्जरी करता है, बट इट इज़ अ रोबोटिक आर्म्स एक्चुअली. सो दिस अ कंसोल, वहाँ डॉक्टर सर्जन बैठा रहता है, बाकी पूरा रोबोटिक आर्म्स होती है. दे टिपिकली वर्क, क्योंकि उसमें लिमिटेशन क्या है कि सपोज 360 डिग्री रोटेट करना है, मतलब, तो रोबोटिक आर्म्स कैन रोटेट, मतलब, है ना. तो उसका रोल स्पेसिफिक ट्यूमर्स में होता है, स्पेसिफिक ट्यूमर्स में, प्रोफाइल्स में. ऐसा नहीं कि हर सर्जरी में रोबोट यूज़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है. करेक्ट. बिकॉज सर्जरीज में बहुत ज़्यादा आई थिंक प्रिसीजन और उन सब चीज़ों प्रिसीजन चाहिए, आपका रिजल्ट मैटर्स करते हैं उसमें, है ना. तो जितनी भी आपके पास आर्मेटेरियन है, मतलब जितनी भी आपके पास चीज़ें हैं, वो बेस्ट होनी चाहिए, और बेस्ट रिजल्ट आपको देने हैं ये चीज़ें. तो उसका वो देख के आपको ये करना होता है. ओके. ठीक है. सो अब हम एक और सेगमेंट करते हैं, रैपिड फायर आपके साथ. सो पहला, आपकी फेवरेट बुक कोई? बुक मतलब कोई आप नॉन मेडिकल बुक्स की बात करेंगे. हाँ, नॉन मेडिकल. ओके. कोई जनरल आपको ऐसी कोई बुक अच्छी लगी हो? मेडिकल भी बता सकते हो आप. मेडिकल की तो बहुत सारी किताबें हैं. मैं नॉन मेडिकल बताता हूँ, है ना, तो मेडिकल का बहुत हो गया है. नॉन मेडिकल. सो नॉन मेडिकल में 3 किताबें बताता हूँ आपको. सबसे जो है, एक तो एटॉमिक हैबिट्स. एटॉमिक हैबिट्स. हाँ. ठीक है. जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स है, और इट इज़, उन्होंने अपने उसके ऊपर ही वो कुछ बता के लिखा है. दैट इज़, है ना, आपको किस तरह से डे एक्टिविटीज़ में आप थोड़े से वो कर सकते हो ऑल्टरेशन, और उसके बाद रिजल्ट आते हैं उसके. मैंने पढ़ी हुई है. हाँ. ठीक है. नेक्स्ट, सेकंड इज़ फोकस. फोकस. ओके. ठीक है. वो बहुत ही बढ़िया किताब है, इन द सेंस कि किसी काम में फोकस करना है अगर आपको, तो आपके ब्रेन के कौन से पार्ट काम करता है, क्या काम करता है, कैसे उसको आप ठीक कर सकते हैं. और स्पेशली आजकल की जनरेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा बस फोकस तो है नहीं. ठीक है. थर्ड, फाइनेंस की किताब है, साइकोलॉजी ऑफ मनी, है ना. ये 3 किताबें जो है नॉन मेडिकल जो है वो बढ़िया लगी. ओके. आप अगर मूवीज़ देखते हैं या टीवी सीरीज़ देखते हैं, तो कोई फेवरेट मूवी या टीवी सीरीज़? जैसे टाइम मिल जाता है. क्वेश्चन तो ये होना चाहिए. टाइम मतलब ऐसे थोड़ा बहुत स्क्रॉल करके देख लेते हैं, मतलब, है ना. तो फेवरेट मूवी, कोई बॉलीवुड मूवी कोई नहीं देखते हो? नहीं, मैं देखता हूँ, पर ऐसा कोई फेवरेट कुछ बोल के नहीं है, मतलब, है ना, कि दैट वन इज़ फेवरेट, दैट वन इज़ नॉट फेवरेट, मतलब. ओके. तो उसको मैं एक ही कैटेगरी में रखता हूँ, मतलब. हाँ. तो कोई जॉनर जो आपको ज़्यादा पसंद है, कॉमेडी या फिर
हॉरर कुछ? नहीं, कॉमेडी इज़ टिपिकली इफ़ यू आर जस्ट हाँ फॉर, अगर आपको उस टाइम पे क्योंकि आपको एंटरटेनमेंट चाहिए मतलब, हाँ हाँ तो कॉमेडी इज़ द बेस्ट एक्चुअली, है ना। करेक्ट। ठीक है, आपका फेवरेट फूड क्या है? फेवरेट फूड इज़ कढ़ी चावल। ओके, फेवरेट वेकेशन प्लेस? आई विल से केरला। केरला। केरला इज नाइस। अ फिलोसफी दैट यू लिव बाय इन लाइफ? और फिलोसफी है टिपिकली वर्क इज़ वर्शिप, Okay. वर्क इज़ वर्शिप फॉर, है ना, तो दैट इज़ माई फिलोसफी। हाँ सो जो भी आप काम कर रहे हैं, हाँ को भी काम करते हैं, उसमें आप टिपिकली उसको वी हैव टू एंजॉय दैट वर्क अच्छे भी, है ना। उसको ऐसा नहीं समझना है कि मुझे 9 से 5 करना है मतलब, या 2 से जो भी आपका टाइम, मतलब उसको उसमें फिर टाइम मैटर नहीं करता है, इट डजेंट मैटर, मतलब अब वो उसमें हर किसी का अलग अलग सोचना है। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर इफ़ यू एंजॉय समथिंग वर्किंग फॉर दैट, देन यू शुड गेट इन्वॉल्व इन फिर दैट। आई थिंक अगर आप हाँ इतना उसमें एंजॉय करने लगते हो कि टाइम का पता भी नहीं। पता भी नहीं चलता आपको, यू डोंट काउंट इट आवर्स और एंड आई थिंक गिवन आपका प्रोफेशन जो मेडिकल है, जो डॉक्टरी है, यहाँ पे तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ये चीज़ रिक्वायर्ड है कि सबसे पहले वो इंटेंट होनी चाहिए, वो भावना होनी चाहिए और अंदर से, तभी आप इस प्रोफेशन में कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में आप तभी इसमें आप यू विल सस्टेन, है ना, अदरवाइज हाँ, योर इंस्पिरेशन इन लाइफ, इंस्पिरेशन इन लाइफ, या मे बी कोई ऐसी पर्सनालिटी जिनसे आप इंस्पायर होते हैं? प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ना ये नाम आ रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था अभी ये बोलने वाले हो। जी। ओके, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ यू कुड हैव वन सुपर पावर फॉर अ डे, व्हाट वुड इट बी? वन सुपर पावर अ डे, ऑब्वियसली आई इफ जितने ज़्यादा पेशेंट देखे आ सकते हैं उतना स्पीड, बेसिकली स्पीड। स्पीड विद एक्यूरेसी, मतलब, है ना। हाँ हाँ, वाओ। ठीक है, ओके। सो एंड व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? व्हाट डू यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम? व्हाट रीडिंग, नंबर 1। हाँ नंबर 2 इज presentation. I just want to give lectures or something, मतलब that obligation है ना, ओके हाँ whether it is academic or non academic also, so ठीक है। सो ठीक है, दिस वाज हमारा ENT का पॉडकास्ट, बट बिफोर एंडिंग आई थिंक वी कैन एंड विद अ क्वेश्चन कि इन जनरल जो भी हमें सुन रहा है, क्योंकि हमारा एक बहुत हेल्थ बेस्ड पॉडकास्ट है, तो हम क्या एडवाइस दे सकते हैं लोगों को इन जनरल, किसी भी वो जिस भी फील्ड में जो भी कर रहे हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, एंड ऑल्सो एक हेल्दी मेंटल लाइफस्टाइल प्लस फिजिकल? तो 2 चीज़ें हैं। मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिकल से, है ना। हाँ। तो फिजिकल में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपकी हैबिट फॉर्मिंग है, उनसे बड़ा बच के रहें। तो टबैको अब्यूज़ किसी भी फॉर्म में, उससे जितना बच सकते हैं उतना बचें। अगर है तो उसको छोड़ दें, है ना, जितना जल्दी से वो हो। अपने फूड हैबिट्स को हम ठीक करें, ठीक है। टाइम पे टाइम बाउंड होना चाहिए कि भाई इस टाइम हमको खाना खाना है, इस टाइम ब्रेकफास्ट लंच डिनर जैसे भी करते हैं आप, ठीक है। और उसमें न्यूट्रिशियस फूड लें हम, है ना, ठीक है। और सेकेंड ये है कि जो मैंने बताया, क्योंकि मैं ENT की बात करना चाहता हूँ अभी ज़्यादातर, तो लाउड नॉइज़ इन सब चीज़ों से बचेंगे तो अपने आप ही जो है ना, हम या मास्क का यूज़ करेंगे तो इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। सेकंड, मेंटली अगर हम बोला जाए तो टिपिकली हमको थोड़ा सा ना अपना योगा या मेडिटेशन इन सब की तरफ बड़ा ध्यान देना चाहिए, जो कि हम अब ज़्यादा लोग देते नहीं हैं आज की डेट में, क्योंकि सोचते हैं कि इससे कुछ होता नहीं है, जाते उसको मतलब मैं वट एवर मी द कॉज, मतलब, है ना। क्योंकि ऐसे डायरेक्टली 1 दिन या 2 दिन करके कुछ आपको रिजल्ट दिखता नहीं है इसका। वो हर चीज़ के अंदर पे है। हाँ। आप एक्सरसाइज करोगे 2 दिन में कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। आप बिजनेस चालू करोगे 2 दिन में रिजल्ट नहीं दिखेगा आपको। आप 2 दिन में कुछ नहीं होता है 2 दिन में ना। तो इट विल जस्ट इफ़ यू स्टार्ट डूइंग दिस मेडिटेशन, मतलब योगा मेडिटेशन, देन लॉन्ग टर्म आपको उसके फ़ायदे दिखने चालू होंगे। आपकी सेहत के ऊपर भी होएगा, आपके रिलेशंस में भी होएगा, और ओवरऑल हर चीज़ में आपकी करेक्ट। और इसका कोई डिसएडवांटेज तो है नहीं है। आई थिंक योगा, मुझे ऐसा लगता है कि हमने एक्सरसाइज की बात करी ना, तो आप जितनी भी सारी एक्सरसाइजेस कंबाइन कर लो, जिम हो गया, कुछ भी हो गया, बिकॉज जिम में भी बहुत बार इंजरी के चांसेस होते हैं, ये सब होता है। मुझे ऐसा लगता है योगा एंड मेडिटेशन ऐसी चीज़ है जिसमें आपको लिटरली
कुछ ऐसा होने नहीं वाला है अगर आप प्रॉपरली कर रहे हो, कोई डिसएडवांटेज नहीं है और आप इसे बहुत ईजिली अपनी डेली लाइफ में कर सकते हैं। करेक्ट। ओके, सो ऑन दैट नोट वी विश कि हमारे जो भी हमें सुन रहे हैं बहुत हेल्दी रहें एंड थैंक यू सो मच बिकॉज आई नो गिवन द प्रोफेशन आप जिसमें हो आपके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता होगा, बट गिवन एवरीथिंग आप आए और आपने हमारे साथ इतनी सारी बात करी रिगार्डिंग ENT, सो थैंक यू सो मच। ये हेल्थ टॉक्स, हेल्थ टिप्स देने में मेरे को हमेशा आई फील वेरी obliged एक्चुअली, तो थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, धन्यवाद। ओके, थैंक यू।